हाँ जी लिखिए, इट इज़ कंटेन्ड इन अ स्टेनलेस स्टील सिलेंडर ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए, लिखिए इट हैज़ जिंक एज एनोड, इट हैज़ जिंक एज एनोड, जिंक एज एनोड, ब्रैकेट में लिखिए, अमलगम, ब्रैकेट में लिखिए, हम लिख दे रहे हैं, जिंक, ब्रैकेट में लिखिए, अमलगमेटेड लिखिए, अमलगमेटेड मरकरी, अमलगमेटेड विथ मरकरी, अमलगमेटेड विथ मरकरी। हो गया, नीचे लिखिए, कैथोड इज ऑफ स्टील, कैथोड इज ऑफ स्टील in contact with HgO, यहाँ पे सिल्वर की जो वैलेंसी होती है, अरे मरकरी की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में होगा, ऑक्सीजन के साथ -2 में होगा। आगे लिखिए, क्या लिखे, कैथोड ऑफ स्टील in contact with HgO with graphite, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट इज KOH, द इलेक्ट्रोलाइट इज KOH saturated with zinc oxide, saturated with zinc oxide or zinc hydroxide, फुल स्टॉप लगाइए, नीचे रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखेंगे कि बेसिकली होगा क्या, लिखिए, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, zinc is oxidized at anode, zinc is oxidized at anode, whereas mercury oxide is reduced at cathode, mercury oxide is reduced at cathode। हो गया क्या, दोनों का रिएक्शन देखिए, एनोड का रिएक्शन देखेंगे, जिंक जो है वो OH- के साथ ऑक्सीडाइज होगा, ZnO बनाएगा, H2O बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिएक्शन बैलेंस करते हैं अभी थोड़ी देर में। कैथोड पर देखिए, कैथोड पे HgO है, मरकरी ऑक्साइड, ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा और ये बनेगा Hg लिक्विड, साथ में OH-, रिएक्शन बैलेंस करिए आप, जहाँ भी आयंस हो गए वहाँ पे एक पास लिख दीजिएगा, आप रिएक्शन बैलेंस करके बताइए मेरे को जल्दी। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको अपने कॉपी में लिखिए, वहाँ फट से बैलेंस करके लिखिए, फिर हम लिखते हैं। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखिएगा। हो गया बैलेंस?
2 हाइड्रोजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है जी, हो गया बैलेंस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन के पास 2 लगेगा और इलेक्ट्रॉन के पास 2 लगेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बनेगा, वाटर लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, ये जिंक असल में ये अमलगमेटेड होता है। कई जगह पे आपको जिंक ब्रैकेट में Hg भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखो जिंक और Hg होता है ना, वो बेसिकली कोई कंपाउंड नहीं होता। अमलगम क्या होता है? अमलगम एक एलॉय होता है, एलॉय ऑफ मरकरी। ठीक है, अमलगम एक मरकरी का एलॉय होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अमलगम जो होता है वो मरकरी के एलॉय को कहा जाता है। अगर आप किसी मेटल के साथ मरकरी मिक्स कर रहे हो और अगर मरकरी मिक्स हो जाए, ठीक है, तो वो एक मिक्सचर है, इट इज़ अ सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, बात में क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आप पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, है ना, सॉलिड और लिक्विड का जब मिक्सचर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अमलगम पढ़े हुए हैं, क्योंकि मरकरी जनरली लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, उसमें आप अगर कोई मेटल मिला देंगे तो वो बनेगा अमलगम। तो ये जिंक को हम अमलगम के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे Hg चाहिए होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, H2 यहाँ पे 2 लगा दें, हो गया ना, बैलेंस हो गया क्या? ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सेल रिएक्शन लिख लेंगे। सॉलिड होता है, सबका स्टेट लिख दे रहे हैं। अच्छा रुको, पहले सेल रिएक्शन लिख दे रहे हैं, बाकी हम लिख देंगे। सेल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें कैंसिल होनी है? सेल रिएक्शन में देखो, ये तो बचेगा, अमलगम ऑफ जिंक बच जाएगा, और साथ में ये OH माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर में HgO बचेगा, वाटर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? जिंक ऑक्साइड बचेगा, और यहाँ पे लिक्विड मरकरी बचेगा। ठीक है, इस सेल रिएक्शन को लेके फिर इसके बारे में छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं। H2O लिक्विड लिख देना यहाँ पे, HgO सॉलिड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, वो भी लिक्विड। ठीक हो गया। देखो इस नेट सेल रिएक्शन में पहले तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लें। यहाँ पे जो जिंक है, यहाँ पे जिंक +2 में जा रहा है, यहाँ पे जिंक 0 में, ध्यान रखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, आप इसको एक कंपाउंड में समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अमलगम क्या होता है। आप जिंक Hg को आप एक कंपाउंड नहीं समझेंगे। ठीक है, ये जो जिंक Hg लिखा हुआ है ना, ये जिंक Hg क्या है? ये असल में अमलगम है। इसका मतलब जिंक और Hg बस चिपके हुए हैं, है ना, दे हैव नो बॉन्डिंग इन बिटवीन दम, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी। तो या तो आप ऐसे लेके, या फिर सिंपल आप इसको ऐसे ही समझें। ठीक है, तो जिंक अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि मेटल अपने फ्री स्टेट में 0 में होता है, और यहाँ पर +2 में चला गया, तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर आप Hg को देखें, Hg यहाँ -2 में, सॉरी +2 में, और यहाँ पर 0 में ना, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो नेट सेल रिएक्शन जो तुम लिखे हुए हो, नेट सेल रिएक्शन में मरकरी सेल के बारे में आपको 2-3 बातें बताई जाती है, जिनसे हम भी कुछ बताएंगे आपको। मरकरी सेल में आपको बताया जाता है कि नेट सेल रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। देखो ये भी सॉलिड है, जिंक है ना, सॉलिड होगा ये, और ये लिक्विड, ये भी सॉलिड है, HgO वो भी सॉलिड है और वो लिक्विड है। इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। क्योंकि इसमें आयन्स प्रेजेंट नहीं है, मेरी बात ध्यान समझना, तुमको 3 बातें बताई जाएंगी, जिनमें से 2 बातें गलत होंगी। पहली बात तुमको बताया जाएगा कि क्योंकि इसमें आयन्स प्रेजेंट नहीं है, इसके वजह से ये बैटरी बहुत लंबा चलता है। ये गलत बात है। ठीक है, इसमें आयन्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये जो सेल है ये आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस नेट सेल रिएक्शन में आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, आपको हम समझाते हैं। एज कंपेयर्ड टू ड्राई सेल, ड्राई सेल जो, अब ये भी प्राइमरी बैटरी है, ठीक है, ये भी प्राइमरी बैटरी है। ड्राई सेल के कंपैरिजन, ड्राई सेल भी आपको पता है ना 1.5 से 1.6 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा था आपको, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये वाला जो सेल है ये ज़्यादा 1 पॉइंट, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल का वेरिएशन हल्का सा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न क्या होता है कि इसके नेट सेल रिएक्शन में आयन्स प्रेजेंट नहीं है। आप तुम्हारे मन में ये बात आनी चाहिए कि आयन से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लेना देना है, ठीक है, आपको ये बता के छोड़ दी जाती है, लेकिन आप समझिए, जब आप किसी भी सेल का पोटेंशियल लिखते हैं तो आप लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट माइनस वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो होता है ना 0.0592 अपॉन में n log Q,
तो ई नॉट तो कांस्टेंट है, 0.0592 कांस्टेंट है, नीचे में n कांस्टेंट है, लॉग तो एक फंक्शन है। जो Q की वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और आप कॉन्सेंट्रेशन में इनका कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। एक बार जो सॉलिड बन गया वो सॉलिड बन गया, एक बार जो लिक्विड बन गया वो लिक्विड बन गया, वो कहीं पर भी फर्दर डिसोसिएट नहीं होने वाला है। आप समझ रहे मेरे बात हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन में जब आयन का फॉर्मेशन होता है तो आयंस जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए किसी और से कंबाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए किसी के साथ इक्विलिब्रियम में चले जाएं, मतलब उनका असर कम और ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि आयन बार बार एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं। आपको पता नहीं बात। सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लो H2SO4 पड़ा हुआ है, जब भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में ना, तो क्या लेड स्टोरेज बैटरी, तो वहाँ पे आप लेंगे सॉल्यूशन H2SO4 का। तो मान लो सॉल्यूशन के अंदर अगर H2SO4 है तो H2SO4 की वजह से सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा और SO4 माइनस आयन प्रेजेंट होगा। उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसे लिखा जाएगा, एक तरफ लेड ले लेंगे एनोड का और एक तरफ लेड ऑक्साइड ले लेंगे। तो वहाँ पर क्योंकि सॉल्यूशन में H+ और SO4 माइनस प्रेजेंट है, इस बात को समझो, ये समझना जरूरी है। तो क्या होगा कि H+ और SO4 माइनस बार बार कंबाइन करेंगे और टूटेंगे। अरे एक्वस सॉल्यूशन में यही तो होता है, आपको पता है। एसिड अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कर ही दिया, कभी चिपकेगा ही नहीं। अगर सॉल्यूशन में H+ है और SO4 माइनस है तो वो चिपकेगा ही चिपकेगा, और चिपका दोबारा एसिड बन गया, लेकिन पानी लेके फिर टूटेगा। फिर आपको पता नहीं ये इक्विलिब्रियम में होता है, वहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, बस मेरी क्या। लेकिन ज़्यादातर H+ आपको अकेले दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं। वीक एसिड में भी ऐसा ही होता है। क्या वीक एसिड H+ रिलीज ही नहीं करता है? करता है, लेकिन कम करता है। मतलब ज़्यादातर जो रिलीज करते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं अपने हाइड्रोजन को, क्योंकि उनका जो कॉन्जुगेट आयन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, ऐसा होता है। तो जब बार बार वो पकड़ लेगा, मतलब जब आयन एक दूसरे को पकड़ के दोबारा से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो फिर पोटेंशियल आयन कैसे घट जाएगा। फिर जब वो टूटेगा आयन बनेंगे, फिर आयन बनेंगे, तो आयन कैसे पोटेंशियल फिर बढ़ जाएगा। तो आयन क्या करता है, पोटेंशियल को थोड़ा बहुत वेरी करने, बहुत थोड़ा बहुत ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, अरे इसका वोल्टेज बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत वेरी करने की क्षमता रखता है आयन। इस रिएक्शन में, नेट सेल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, इसीलिए इसको इसके प्रॉपर्टी में लिखाया जाता है कि मरकरी सेल जो होती है उसके नेट सेल रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाता है। और जिस तरीके जिस मटेरियल का ये बना होता है और जिसके, देखो इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, उसका रीज़न कुछ और है, आपको अभी हम बताएंगे। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कभी भी इन दोनों बातों को रिलेट मत करना कि इसके अंदर आयन नहीं है इसलिए लाइफ कम होती है, लाइफ ज़्यादा होती है। आयन नहीं है इसलिए ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है एज कंपेयर टू ड्राई सेल। इसकी लाइफ लंबी क्यों होती है वो अगला पॉइंट आपको बताते हैं। इसके अंदर मरकरी, आपको पता है मरकरी जल्दी खत्म नहीं होता नेचर में, आप मरकरी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बस मेरी क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे। खैर इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए फट से, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। तो नीचे एक नोट लिखिए द नेट सेल रिएक्शन, द नेट सेल रिएक्शन, द नेट सेल रिएक्शन has only stable compounds, ब्रैकेट में लिखो सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड, that is no charged species, no charged species, hence mercury battery provides, बैटरी लिखो सेल लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, provides a more constant voltage, a more constant voltage। लैग्रांज सेल कितना प्रोवाइड कर रहा था, 1.5 से 1.6, ये प्रोवाइड करेगा अबाउट 1.35, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए 1.35, इसीलिए इसका रेंज नहीं लिखवाया जा रहा है आपको, एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखवाई जा रही है 1.35 वोल्ट, और ब्रैकेट बंद करिए। देन द लैग्रांज सेल, देन द लैग्रांज सेल, स्पेलिंग आपको याद हो जानी चाहिए, देन द लैग्रांज सेल, फुल स्टॉप लगाइए।
हो गया। चलिए आगे लिखिए, मतलब ये नोट खत्म हो गया, नोट खत्म हो गया। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हिसाब से ज़रूरी है वो ये है कि देखो मरकरी जो होता है वो नेचर के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। मरकरी नेचर के ऑर्गेनिज्म के लिए, पेड़ पौधों के लिए, आपके लिए हानिकारक होता है। मरकरी का धुआं अगर आपके खोपड़ी में घुस जाएगा आपके अंदर तो आपको कैंसर हो जाएगा। ऑस्मेरी का मतलब इट ऐसा नहीं कि मतलब घुस गया मर ही जाओगे, मतलब इट कॉजेज कैंसर। यूवी रेडिएशन कॉजेज कैंसर। इसका ये मतलब नहीं ना कि यूवी रेडिएशन बढ़ गया तो बस अब तो सर मर ही जाएंगे, छोड़ दीजिए हमको, ऐसा नहीं होता ना। यूवी रेडिएशन कॉजेज कैंसर। अगर आपके साथ वो गेम हो गया है ना, वो डीएनए वीएनए जीन वीन बायोलॉजी समझते हैं तो फिर आपको कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मरकरी को रिसाइकिल करना जरूरी है। मरकरी समझते हो ना, Hg की बात कर रहे हैं हम, है ना, उसको रिसाइकिल करना जरूरी है। अगर आप उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो फिर नेचर में जाएगा। नेचर में कौन खाएगा? जानवर ही खाएंगे उसको। अरे मछली समुद्र में जाएगा ना, मरकरी का कूड़ा कबाड़ा समुद्र में जाता है, ठीक है। जो फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पे रिसाइकिल नहीं हो पाता वेस्ट, वो कहाँ जाता है? नदी में। नदी से मतलब बड़ी नदी में, और बड़ी नदी से समुद्र में, महासागर में मछली खाएगी। अब वो तो मर जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बात मेरी का आपका प्लास्टिक, पता है आपका जो प्लास्टिक है कूड़ा कबाड़ा वो आप अभी नॉर्थ पोल पर पाया गया है, ठीक है। आपके जो कूड़े कबाड़ा है नॉर्थ पोल पाए जा रहे हैं। अरे क्योंकि डिफ्यूजन होगा ना भाई, डिफ्यूजन खाए तुम्हारे घर में थोड़े होता है, डिफ्यूजन तो पूरे नेचर का लॉ है। आपके इधर प्लास्टिक ज़्यादा है तो बह के कहाँ जाएगा? वहीं तो जाएगा जहाँ प्लास्टिक कम है। पाप आप यहाँ कर रहे हैं, भोग कोई मार रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिसाइकिल किया जाता है। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, दिस बैटरी हैज़ टू बी रिसाइकल्ड। has to be recycled to recover the mercury, to recover the mercury, to recover the mercury due to its toxicity, due to its toxicity, due to its toxicity। हो गया, मरकरी टॉक्सिक होता है। आपके बैटरी घड़ी वड़ी में जो बैटरी लगी होती है छोटी वाली, आप समझ रहे हैं ना, आप तो देखे होंगे, आप तो जानते हो तुम, स्कूल में आप पढ़े होंगे। तो छोटी वाली बैटरी होती है, तो बचपन में ना बच्चे उसको चाटते हैं, ठीक है। वो छोटी बैटरी बचपन में बच्चे चाटते हैं, तुम भी कभी ना कभी मुंह में जरूर डालोगे उस बैटरी को, ठीक है। वो टॉक्सिक होता है, आप समझ आ रही का। लेकिन वो प्रॉपरली कवर्ड होता है स्टील से, स्टील लगा होता है उसके ऊपर। देखो हालांकि वो होता तो स्टेनलेस स्टील, लेकिन उस पर मुर्चा लगी जाता है, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, उस पर कोरोजन हो जाता है उसका। तो उसके टॉक्सिसिटी की वजह से ही उसको रिसाइकिल करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि रिसाइकिल करके दोबारा से उस बैटरी को यूज़ करोगे हम। इट इज़ नॉट अ रीयूजेबल बैटरी, आपको समझ में आ रहा ना, ये रीयूजेबल नहीं है, इट इज़ अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी। यूज़ एंड थ्रो वाला सीन है यहाँ पे। लिखो फेंको, एक पेन आता था पहले, आप जानते हैं ना, लिखो फेंको, हाँ बस। तो ये वही वाला सीन है ना कि मतलब आप काम कर लीजिए और उसको फिर फेंक दीजिए, ठीक है। तो उसको आप फेंक मत दीजिए, उसको आप प्रॉपर जो कूड़ा लेने वाले अंकल जाते हैं ना उनको दीजिए, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ फैक्ट्री में जाती है और फैक्ट्री में छटनी होता है, चीज़ों को छांटा जाता है, फिर वहाँ से वो चीज़ बड़े कूड़ादान में जाती है, फिर उस बड़े कूड़ादान से वो रिसाइकिल वाले फैक्ट्री में जाती है, ठीक है। नॉट एवरीवेयर दिस गोज़ वेरी वेल, लेकिन कहीं कहीं पर चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। अरे मतलब ऐसा है कि अगर मान लो तुम उठा करके फेंक दी उस बैटरी को किसी मतलब पानी में, ऐसे ऐसे जगह पे, ठीक है, फिर वो पानी, अब वहाँ पर पानी है तो टेम्परेचर और प्रेशर दुनिया में कुछ भी कर सकता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर के असर की वजह से क्या होगा कि वो बैटरी डिकम्पोज होगी किसी, अरे आज नहीं होगी 10 साल बाद होगी, 10 साल बाद भी तो लोग वहाँ रहेंगे ही ना, ठीक है। और अगर वो आपको नुकसान नहीं करेगा तो वो सॉइल इरोजन करेगा। सॉइल इरोजन समझते हैं आप? मिट्टी को खराब करेगा, ठीक है। ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाएगी, दिक्कत होगा ना, ठीक है। तो अभी तो ध्यान रखें। अरे कभी खेत में कोई भी खाद ऐसा नहीं पड़ता ना जिसे मरकरी बढ़ाओ। मरकरी कहाँ देखे हो? थर्मामीटर, उसके अंदर मरकरी होता है, ठीक है। इट इज़ डेंजरस। तुमको पता है एक समय था, हम लोग बताते हैं लगभग 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, कुछ मतलब ये एक तरीका था जो कि बहुत ही ख़राब तरीका था, तो नहीं जानता नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या पता कोई कभी मूड में आ गया वही ट्राई कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, ठीक। आप लास्ट में लिखिए, आप लास्ट में लिखिए। अरे सुसाइड करने का तरीका बता रहे थे हम, पागल हो गया? बताइए, आप तो एकदम नहीं बता सकते हम, एकदम कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में। आप दुनिया में किसी चीज़ से सुसाइड नहीं कर सकते, कोई चीज़ इतनी काबिल बनाई ही नहीं गई समाज में, तो आप किसी भी चीज़ सुसाइड करने का ट्राई ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप सुसाइड ना करें, आप अपना जीवन जिए, एक समय आएगा जब आप खुद ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आप जीवन खुशहाल मन से जिए,
जिस दिन आपको सुसाइड करने का मन करे आप मेरे से बात करें, अपने मित्रों से बात करें, दोस्तों से बात करें, ठीक है? समझ में आ रही है? अभी हम यूट्यूब पे देखे एक रील बना हुआ था, तो उसमें लिखा था कि दोस्त पागल होने चाहिए, क्योंकि अगर दोस्त समझदार होंगे तो मुसीबत में काम नहीं आता है। मतलब ऐसे लिखा हुआ था। तो हम बोले अच्छा, मतलब एक तरीके से बात सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। समझदार दोस्त आपको मुसीबत में पढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है? आप पहले तो ये बात समझ लीजिए। अगर वो दोस्त है तो दोस्त का मतलब ही होता है कि जो हर जगह साथ खड़ा रहे। पहले आप दोस्त डिफाइन कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि दोस्त समझदार नहीं होना चाहिए। पागल क्या, दोनों साथ में मर जाओगे अगर समझदार नहीं हो तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में लिखिए, इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ टाइम, इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ टाइम एंड कैपेसिटी एज वेल, इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ टाइम एंड कैपेसिटी एज वेल, it has a longer lifetime and capacity as well. हो गया? वेरी गुड ना, वेरी गुड। आप हेडिंग लगाएंगे सेकेंडरी, प्राइमरी से लोगे आप सेकेंडरी हेडिंग लगाएंगे। देखो सेकेंडरी बैटरी का जो कॉन्सेप्ट था ना सेकेंडरी सेल का, वो तभी आया जब जरूरत पड़ी। वो बोलते हैं ना आवश्यकता विज्ञान की जननी है, ठीक है? बहुत पहले हमसे मेरे टीचर ये बात बोला करते थे, आवश्यकता विज्ञान की जननी। हमको समझ में नहीं आता था उस टाइम ये बात। आवश्यकता विज्ञान की जननी, हमको लगता था हमारी किताबें विज्ञान की जननी है, ठीक है? चलिए, तो क्या हुआ कि जब प्राइमरी सेल खत्म होने लगा फटाफट 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 ना, तो बार बार प्राइमरी सेल को बनाना पड़ रहा था, फिर बार बार खत्म हो जा रहा था। तो मैटर ये नहीं था कि ठीक है बनाना पड़ रहा है, बात ये कि मतलब बार बार सेम मेटल उसको फेंक देना, फिर फेंक देना, फिर नया बनाना, फेंक देना, ऐसे मटेरियल जो था वो वेस्ट हो रहा था। तो कुछ ऐसा जुगाड़ खोजने का मन में आया कि एक काम करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि ठीक है बैटरी जब खत्म हो जाए तो दिमाग में बात आई कि काम करते हैं, अगर रिवर्स कर दें, बड़े लोग, ठीक है? अगर रिवर्स नहीं, बड़े लोग तो सरकते भी लोग ऐसे ही, बस मैं नहीं क्या, अरे ठीक है? चलिए, आप ऐसे गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, आप गाड़ी इससे भी तेज चलाएं, ठीक है? ताकि मेरी बात आपको समझ में आए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि जब ड्राई सेल खत्म होने लगा तो फिर लोगों को लगा एक काम करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसको दोबारा से हम चार्ज कर सकें। क्योंकि न्यूटन का एक लॉ है, आपको पता होगा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है? वो सबके दिमाग में हर समय चलता रहता है जब से वो लॉ आया है ज़िंदगी में। तो लोगों को लगा कि जब बैटरी मेरे को वोल्टेज दे के डिस्चार्ज हो सकती है तो मैं बैटरी को वोल्टेज देकर उसको चार्ज भी कर सकता हूँ, ठीक है? इसी प्रकार, अरे ये लॉ बहुत जगह काम किया ना, ये लॉ बहुत जगह काम किया। अभी आप पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है? तो वहाँ भी काम करेगा। आप पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, वहाँ भी काम करेगा, ठीक है? तो यही होता है कि आप अगर किसी चीज़ को वोल्टेज दे देंगे तो वो चीज़ दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। लेकिन आपको वो सारे कंडीशन क्रिएट करने पड़ेंगे, वो सारे कंडीशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब जैसे कि ये नहीं कि अगर तुम लाइक बाहर छत पे जाओ तो नीचे आ जाते हो, तो नीचे छत पे चले जाओगे, उड़ने लगोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब आपको ग्रेविटी रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है? सारे कंडीशन, अगर ग्रेविटी नीचे है तो आप नीचे आते हैं, ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, सही बात है, ठीक है? तो क्या हुआ कि दिमाग में आया कि ठीक है काम करते हैं, मटेरियल ऐसा डाल देते हैं उसके अंदर जो दोनों प्रकार का रिएक्शन फॉलो करे, ठीक है? मतलब इससे ये बन जाए और इससे ये बन जाए। जैसे अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल लेड, आप समझते हैं पीवी एक एलिमेंट है लेड। अगर लेड का ऑक्सीडेशन करें और लेड से लेड ऑक्साइड बना दें, अगर लेड का ऑक्सीडेशन करके लेड से लेड ऑक्साइड बना दें तो रिवर्स करने के टाइम पे हम ऑक्सीजन छीन लें उससे, वापस वो क्या बन जाए, लेड बन जाए, तो रिडक्शन हो गया, नहीं हो गया क्या? तो अगर एनोड और लेड ऑक्साइड सॉलिड है, अगर एनोड बना दे लेड का और कैथोड बना दे किसका, लेड ऑक्साइड का, अगर एनोड बना दे लेड का और कैथोड बना दे लेड ऑक्साइड का, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा, बस मेरी का, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन छीनना भी आता है और मेरे को ऑक्सीजन देना भी आता है। तो हम एनोड वाले लेड को ऑक्सीजन दे देंगे तो इट बिकम्स लेड ऑक्साइड और इसे छीन लेंगे, तो प्रोसेस होगा ना, लेड ऑक्साइड में से लेड निकल के इधर आएगा और लेड में से लेड ऑक्साइड बन के इधर जाएगा, तो चल तो रहा है।
तो करंट चल जाएगा, और जब खत्म हो गया तो उल्टा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे क्या, तो ये काम कर गया और हम लोग क्या बना लिए, सेकेंडरी बैटरी बना लिए, सेकेंडरी सेल बना लिया। फिर हम लोग बहुत फिर तो हल्का मचा दिया ना पूरा। अच्छा एक और बात ना, एक और बात हम बताना भूल गए आपको, वो जो मरकरी वाला सेल लिखे हो ना उसमें आप उसका वो भी लिख लें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हियरिंग एड लिख लें आप, जिन लोगों को मेरी तरह कम सुनाई देता है ना उनके कान में छोटा सा ईयरफोन जैसा डिवाइस लगाया जाता है, ठीक है, बहुत अंदर। बस मेरे क्या, वो कभी कभी इतना छोटा होता है कि दिखता ही नहीं है और कभी कभी दिख जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको, आजकल जो ईयरफोन आता है ना, अरे वो ईयरपॉड जो भी बोलते हैं, तो उससे भी छोटा होता है हियरिंग एड ना, आप कान में लगा लेंगे। उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है ना, बत्ती टी टी चल रहा होता है। तो वो जो बैटरी होती है वो कौन सी बैटरी होती है, मरकरी सेल होता है, ठीक है। और उसके बाद पेस मेकर जानते हैं आप, हार्ट का पेस मेकर जानते हैं आप, ठीक है। तो हार्ट का पेस मेकर जो होता है उसके अंदर ही मरकरी सेल लगा होता है। रीज़न क्या होता है कि इसका लाइफ बहुत लंबा होता है और ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। पता चला कि पेस मेकर के अंदर ड्राई सेल लगा दो, ठीक है, तो आदमी ऐसे कर लेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता, बट जस्ट फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल जोक, ठीक है। पता चला कि आदमी का पेस मेकर निकाल के इन्वर्टर की तार जोड़ दो, क्या होता है, वॉच में भी होता है, वॉच में भी होता है ना, वॉच में होता है, वॉच में भी होता है, वॉच में होता है पेस मेकर। ये तीनों आप लिख लें, वॉच लिख लें, पेस मेकर, रिस्ट वॉच लिखे ना, रिस्ट वॉच, दीवाल वॉच मत लिख लें आप, ठीक है, रिस्ट वॉच लिखें आप, रिस्ट वॉच लिखे आप। हियरिंग एड लिख लें, HERANG हियरिंग एड समझते हैं ना, अरे एड्स नहीं बोल रहे हम, हियरिंग एड बोल रहे हैं, सुनने वाला एड्स हो गया मेरे को पता है, हियरिंग एड बोल दिए, हियरिंग एड से AIDS, हियरिंग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यू आर सफरिंग फ्रॉम हियरिंग एड्स, ठीक है। हियरिंग एड और क्या लास्ट वाला क्या हो गया, पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर की स्पेलिंग क्या होती है, पेस मेकर की स्पेलिंग, अरे पेस मेकर जानती हो ना, मैथमेटिक्स, हार्ट में पेस मेकर होता है नेचुरल, वो जब खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाता है ना, ठीक है। आपका दिल जो होता है, आपका दिल शांति नहीं बनाता है, तो शांति बनाना छोड़ देता है वो, तो आपके हार्ट को शांत करने के लिए पेस मेकर, शांति बनाए रखो, ठीक है। पेस सोचते हैं आप, अच्छा गति, गति, पेस माने गति होता है, PAC पेस माने गति होता है, और शांति वाला PEAC होता है क्या, बहुत तेज आप। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आगे बढ़ते ना। अरे हार्ट वाला गति वाला होता है, गति वाला शांति वाला नहीं होता है, ठीक है। कि हार्ट शांति वाला है ना आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जो लोग सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हम उनसे ये बोल रहे हैं कि हार्ट में जो लगता है वो ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मोशन, गति, ठीक है। आपका हार्ट जो होता है वो पेस मेकर की वजह से इट इज़ इन मोशन। अगर पेस मेकर खराब हो जाएगा ना तो फिर आपका हार्ट जो है वो पीस बना लेगा और आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्योंकि रेस्ट इन पीस ना हो इसलिए आपके हार्ट का पेस मेकर काम करना चाहिए। आपका हार्ट मस्ट ऑलवेज बी इन मोशन। बात मेरी क्या, ये किसका दिल है समझ रहे हो। चलिए हाँ, सेकेंडरी बैटरी, तो आप एक लाइन लिखिए, सेकेंडरी बैटरी में वापस आते हैं। सेकेंडरी सेल में एक लाइन लिखिए, वंस अ ड्राई सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, once a dry cell is completely discharged, that is ड्राई सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि वो उसका जो सेल है ना उसके कंपोनेंट्स वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका हो। सॉल्यूशन, दैट इज इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम कॉमा लगाइए, अटेन्ड इक्विलिब्रियम कॉमा लगाइए। इट कैन नॉट बी recharged again, it can not be recharged again, but there are certain cells which are rechargeable, after use। हो गया, फुल स्टॉप लगाइए, नीचे लिखिए, इन सच टाइप्स ऑफ सेल्स द ओरिजिनल
the original reactants can be regenerated by passing direct current in the opposite direction, कॉमा लगाइए, known as charging or recharging, चार्जिंग और रिचार्जिंग हो गया। नीचे लिखिए मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स आर, पहला लिखिए लेड स्टोरेज बैटरी, हो गया। दूसरा लिखिए निकिल कैडमियम बैटरी, हो गया। एक और लिख लो फ्यूल सेल। यही 3 चीजें बाकी हैं, हो गया। और हेडिंग लगा लो लेड स्टोरेज बैटरी। हो गया। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी वही बैटरी होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर जगह पे। जैसे कि स्कूटी एक होती है बैटरी वाली स्कूटी, इस बैटरी वाली स्कूटी में लेड स्टोरेज बैटरी का प्रयोग किया जाता है। देखो एक लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी और लेड स्टोरेज बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा प्रयोग होती है, ठीक है। जब भी लोग, अगर आप बैटरी ये जानकार है और अगर आप दुकान पे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हमको लिथियम आयन बैटरी चाहिए, पास में आ रही क्या, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की इफिशियंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इन्वर्टर वगैरह पे भी चेक करेंगे तो उसमें लेड स्टोरेज बेसिकली होगा। जो ई रिक्शा चलता है उस ई रिक्शा, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये मतलब नहीं होता मोबाइल वाली इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कार, बाइक, ये सब वाली इंडस्ट्री होती है ना, उसमें जहाँ बैटरी का प्रयोग करते हैं वहाँ पे जनरली यही वाली बैटरी का प्रयोग करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली इसका जो वोल्टेज होता है ना, आउटपुट वोल्टेज, एक स्टैंडर्ड लेड स्टोरेज बैटरी का आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है। इसमें 6 डंडे लगे होते हैं, हर डंडा 2 वोल्ट का पोटेंशियल दे सकता है, ठीक है। इसमें 6 डंडे लगे होते हैं, हर डंडा 2 वोल्ट का पोटेंशियल दे सकता है। 3 डंडे पॉजिटिव से कनेक्टेड होते हैं और 3 डंडे नेगेटिव से कनेक्टेड होते हैं। जो 3 डंडे नेगेटिव से कनेक्टेड होते हैं वो हो जाएंगे क्या, एनोड, और जो 3 डंडे पॉजिटिव से कनेक्टेड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कैथोड हो जाएंगे। बात में आ रही का, 3 डंडे मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक ही लगाने से अच्छा 3 अलग लगा दे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पूरा फैला हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हर जगह रहेगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सर्विस एरिया बढ़ जाएगा, फिर रीच बढ़ जाएगी, ज़्यादा वो हो पाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो 3 डंडे लगा देते हैं उसमें और 3 डंडे कैथोडिक लगा देते हैं। हर डंडा 2 वोल्ट पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इस बैटरी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो निकल करके आता है जनरली वो कितने वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आता है। लेड स्टोरेज बैटरी का आप अगर शक्ल बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं, सरल होता है, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे लोड नहीं होता है। देखो हम तुमको ना एक सबसे आसान सा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। देखो मान लो कि इसमें एक डंडा यहाँ लगा हुआ है, ये ठीक है, एक डंडा यहाँ लगा हुआ है, एक डंडा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 डंडे हो गए और 3 और बनाते हैं। एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ 2 और ये 3, ठीक है। ये जो तीनों डंडे हैं ना, इन तीनों डंडे को आप बेसिकली क्या करें, एक ही तार में जोड़ दें,
ठीक है, और इसको बोल दे एनोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और ये जो पूरे प्लस वाले हैं ना, मतलब ये वाले हैं, इनको आप इधर निकाल दें इनका वायर। दिस इज योर कैथोड। ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है ये अभी डिस्कस करेंगे। लेड और लेड ऑक्साइड का होता है। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले इसका एग्जांपल दे रहे थे, लेड और लेड ऑक्साइड का। ये बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जो रिएक्टेंट है, मेरी बात समझो, अगर एक लेड का है और एक लेड ऑक्साइड का है, तो जब आप बैटरी यूज़ कर रहे होंगे तो उस केस में मान लो लेड अगर लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब रिवर्स रिचार्ज करेंगे तो लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये पहले लेड था और ये लेड ऑक्साइड था, ब्लू वाला पहले लेड का इलेक्ट्रोड था और ब्लैक वाला पहले लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड था, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये वाला लेड ऑक्साइड का बन जाएगा और ये वाला लेड का बन जाएगा। तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही लेने देना बचेगा। टेक्निकली अगर आप ऊपर ऊपर देखें, समझना चाहें, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही आना और जाना बाकी है, बाकी तो सब अपने जगह पे पड़े रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा पड़ा होता है वो डिस्कशन की बात है। ये एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन है एक लेड स्टोरेज बैटरी का। आप अपना इन्वर्टर उठा के देखेंगे ना, उसमें कुछ कुछ इसी प्रकार का लगा होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। लेड स्टोरेज बैटरी की एक और छोटी सी बात होती है, अभी हम लिखवाएंगे वैसे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है ना, वो 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 होता है। अब मेरी बात समझो, कई जगह किताब में ही आपको 39 दिखा मिलेगा, कई जगह ये 40 मिलेगा। तो इसका जो रेंज होता है वो 38 से 40% होता है। बात समझ रही है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है वो H2SO4 होता है। होगा क्या दोनों केस में जब रिएक्शन आप कराएंगे तो ये जो है ना, एक लेड का होगा, एक लेड ऑक्साइड का होगा। अभी इसको पूरा प्रॉपर लिखेंगे, बस समझ लो एक बार। लेड जो है वो भी H2SO4 से रिएक्शन करता है। आपको हम समझाएंगे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा अलग रिएक्शन में हम लोग H2SO4 पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ आयन लिखते हैं, SO4 आयन लिखेंगे। लेड जो होगा वो भी H2SO4 से रिएक्शन करेगा और लेड ऑक्साइड भी H2SO4 से ही रिएक्शन करेगा। दोनों के प्रोडक्ट उल्टे होते हैं। फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर सेल रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा लिखिए जो मोर, लिखिए। पहले तो ये लिखो, अ टिपिकल 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी, और टिपिकल 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी commonly used in a typical lead storage battery, 12 volt lead storage battery commonly used in automobiles with 6 electrodes कॉमा लगाइए। each contributing 2 volt potential, हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका वन लाइनर इंट्रोडक्शन। अब नीचे लिखिए द एनोड, is of lead alloy, the anode is of lead alloy packed with spongy lead। देखो एलॉय मतलब वो जो इलेक्ट्रोड का कंटेनर समझ लें आप, इलेक्ट्रोड एक कंटेनर है, वो लेड के एलॉय का बना होता है क्योंकि थोड़ा सा सॉलिडिटी चाहिए। ठीक है, और लेड जो स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी लेड का अगर आप एलॉय बनाएंगे ना तो वो एलॉय ज़्यादा रिजिड नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको लेड का पहले एलॉय बनाना है। एलॉय क्यों बनाते हैं? ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है, लेड का अगर आप एलॉय बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर लेड भी हो गया और स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। उसके बाद ऐसा एलॉय समझते ना क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 और मोर, यही होता है ना। ठीक है, तो आप लेड का एलॉय बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रोड जैसा डिब्बा बन जाएगा, उसके अंदर आप लेड भर दें, वो हो गया एनोड। आगे लिखिए द कैथोड,
द कैथोड इज लेड डाइऑक्साइड, द कैथोड इज लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड समझते ना, PbO या PbO2, PbO2 ढाई लगा ही हुआ है ना, तो कन्फ्यूजन की क्या बात है, ठीक है। लेड डाइऑक्साइड डिप इन द सॉल्यूशन, डिप इन द सॉल्यूशन, डिप इन द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में लिख लीजिए 38 से 40% लिख लीजिए, 38 से 40% बाई वेट, 38 से 40% बाई वेट। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 38 से 40 ग्राम क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जगहों पे आपको 38 ही मिलेगा। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है हम भूल गए हैं, 38 है, 38 से 40 है, 38 लिखा हुआ है ना, ठीक है। 38 से 40% सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। आगे लिखिए, फुल स्टॉप लगाइए, आगे नीचे लिखिए। ईच सेल हैज अ लेड एनोड, each cell has a lead anode and PbO2 cathode, PbO2 cathode हो गया। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखने का टाइम है, यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद ना आपको पूरे बैटरी का ना स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। यहाँ पर दो प्रकार का रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन तब होगा जब आप बैटरी चार्ज कर रहे होंगे और एक रिएक्शन तब होगा जब आप बैटरी डिस्चार्ज कर रहे होंगे। तो पहले डिस्चार्जिंग का रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि हम लोग जनरली डिस्चार्जिंग का रिएक्शन लिखते आ रहे हैं अभी तक, तो पहले डिस्चार्जिंग करेंगे और चार्जिंग के टाइम पे कुछ नहीं करना है, इसको उठा के उलट देना है सर, बस मेरे क्या रिएक्टेंट क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा रिएक्टेंट, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप लिखिए रिएक्शन, लिखिए रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग, लिखिए रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग, रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग। एनोड पर लिखिए, एनोड पर लिखिए। एनोड किसका है, लेड का है ना, लेड ऑक्सीडाइज होगा। सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, H प्लस SO4 माइनस, आपको ध्यान रहे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस SO4 माइनस है ना। देखो हम इसको क्या माने, एनोड, एनोड मतलब ये ब्लैक वाला जो है ना, ये सारे लेड हैं, इसको पीवी मान लीजिए आप, लेड से लेड और लेड, और ये ब्लू वाले कैथोड है, इसको आप क्या मानेंगे, लेड ऑक्साइड मानेंगे, ये तीनों, दिस इज PbO2, ठीक है। तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा, देखो जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, कभी कभी तुम लोग ऐसे देखते हो ना, ठीक है, लेड ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए इसके पास कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए, इसके पास कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो इसको बोले कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, मेरे साथ चिपक जाओ। और आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन है, अगर सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो वो सल्फेट आयन इसके पास आएगा ही आएगा, और आने के बाद इससे बोलेगा ही बोलेगा कि काम करो, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करो। भाई जो गैल्वेनिक में होता है, स्टैंडर्ड गैल्वेनिक में यही हो रहा होता है, एनायन जाता है किसके पास, एनोड के मेटालिक रॉड के पास, वो बोलता है इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मेरे साथ अंदर है सॉल्यूशन के अंदर, वही होगा। इसके पास कौन आएगा, SO4 माइनस माइनस एक्वस में, और ये बनाएंगे सर PbSO4 और प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों लूज कर देंगे। आप जरा लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले यहाँ पर क्या था, 0 था सॉलिड स्टेट में, और अभी कितना हो गया, सल्फेट का -2 होता है तो लेड कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, पास में आएगा। तो आप पहले इस रिएक्शन को लिखिए, आपको हम समझाते हैं कि दोनों में सेम रिएक्शन होगा। हो गया, ये जो PbSO4 बन रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो ये भी बेसिकली Pb+2 और SO4 -2 में टूटा ही रहेगा। तो आप सिंपली अगर दिखाना चाहते थे इसको ऐसे भी दिखा सकते थे ना, Pb जो है वो टूट रहा है Pb+2/2 इलेक्ट्रॉन में, आप सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते थे। अरे जैसे जिंक का किया था ना लोग पिछले वाले सेल में, पहले वाले सेल में जिंक टूट रहा था Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में,
फिर जो जिंक प्लस टूट रहा था वो किसके साथ चला जा रहा था, NH3 के साथ चला जा रहा था। बस मेरी का तो आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिएक्शन लिख रहे हैं। कैथोड का रिएक्शन लिखिए जरा, एट कैथोड। कैथोड पर क्या है, PbO2। देखो PbO2 क्या करेगा, PbO2 क्या करेगा, H प्लस को बुलाएगा और SO4 माइनस को बुलाएगा। नहीं ये तो कटेगा ना, 2 H प्लस इसका उठाएगा और 2 SO4, हाँ ठीक है, SO4 माइनस और 4 H प्लस। अगर तुमको लग रहा है कि सर ये 4 H प्लस कहाँ से आएगा, तुम तुमको बता दे रहे हैं, इसका 2 H प्लस बचा होगा और 2 H प्लस इसका वाला। ये रिएक्शन वो रूप है जिस रूप में रिएक्शन को लिखा जाता है। आप इस रूप में रिएक्शन को पहले समझेंगे, उसके बाद आपको हम सरलतम रूप बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा जो ये रिलीज किया था, और ये बनाएगा PbSO4 प्लस H2O। रिएक्शन जरा बैलेंस करिए दोनों, आपको रिडक्शन देखना चाहिए ना। यहां पे लेड कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है, और यहां पर कितने में चला गया, +2 में चला गया ना, रिडक्शन हुआ, ठीक है। आप रिएक्शन बैलेंस करिए, अगर बैलेंस बताइए। देखो 4 H प्लस में 2 इसको डाल दो, बस मेरे क्या, या फिर इसको इसे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 मिलकर के H2 बना लेगा, और एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे बस 2 लगाने दे रही है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से बैलेंस करिए। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बस आप 2 लगा खुद से बैलेंस करिए। ये लिक्विड हो जाएगा, सॉल्ट बन रहा है, सॉलिड सॉलिड, एक्वस एक्वस, ठीक है। आप रिएक्शन लिख लीजिए ज़रा, लिखो रिएक्शन लिखो। हो गया, हो गया तो फिर आइए नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। आपको हम पहले नेट सेल रिएक्शन लिख के दिखाएंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि हम आपको इस बात को कैसे समझाते हैं। समझने के लिए मेरी वाली बात आप समझेंगे, वो ज़्यादा आसान है, बस इसको देखते चलिए, क्योंकि ज़रूरी तो ये भी है। हाँ जी, सेल रिएक्शन में देखिए क्या होगा, इधर Pb है पड़ा हुआ, उधर Pb है ही नहीं, इधर Pb है ना उधर है ना उधर है, तो कहीं कटेगा नहीं, P बच जाएगा, Pb आएगा सॉलिड में, प्लस SO4 माइनस और SO4 माइनस जुड़ेगा ना, 2 SO4 माइनस हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इसको लिख लो, PbO2 लिख लो, रेड ऑक्साइड, 2 SO4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, बस ये इलेक्ट्रॉन ही कट रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 H प्लस बचेगा। ये सब रिएक्टेंट ही है भाई, खत्म हो गया ना रिएक्टेंट, कुछ बचा नहीं। इसके आगे एक्वस लिख देना, हम छोड़ दिए ना, आयंस के आगे आप एक्वस लिख दें, गड़बड़ी ना कर दें आप। प्रोडक्ट में क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल PbSO4 का मिल रहा है, प्रोडक्ट में आपको 2 मॉलिक्यूल PbSO4 का मिला और 2 मॉलिक्यूल H2O मिला। इसी रिएक्शन को जरा ऐसे समझिए आप। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन लिखा जाता है, उस रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 SO4 माइनस माइनस है और 4 H प्लस है, कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल H2SO4 बनेगा। ये दोनों कंबाइन करके आपस में H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अरे बोलो नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, दिक्कत नहीं करेगा वाटर, कोई दिक्कत नहीं करेगा। डिस्चार्जिंग के टाइम पे 2 प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक वाटर बन रहा है और एक बन रही है लेड सल्फेट। ये जो लेड सल्फेट है इसको थोड़ा समझो, देखो लेड सल्फेट है PbSO4, इसको कुछ लोग मतलब इसको आप कुछ लोग क्या इसको यूज करते हैं लेड सेकंड सल्फेट, क्योंकि लेड अपने सेकंड वैलेंसी में है। एक सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल होता है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। अरे यही बात है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, और अगर ये अपने आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये दिक्कत करेगा ना। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड को ना छेक लेगा, बस मेरे क्या
ये इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा और इसको कवर कर लेगा, धीरे 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 इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा और उसको कवर कर लेगा। और जब पूरा का पूरा लेड सल्फेट का जितना फॉर्मेशन होना है हो जाएगा, और जब भी पूरा पूरा कवर करेगा फिर आप बोलेंगे बैटरी खत्म हो गई। फिर आप बैटरी दोबारा से चार्ज करेंगे। जब आप दोबारा से बैटरी चार्ज करेंगे तो फिर से करंट देंगे, करंट देने के वजह से ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद फिर से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। करंट देंगे तो ये ब्रेक होगा और रिएक्शन रिवर्स होकर के रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, दोबारा से चीज़ें बन जाएंगी। हम क्या बोल रहे हैं, आपको 2-3 बातें छोटी ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका कलर वाइट होता है। आप इन्वर्टर की बैटरी अगर कभी साफ करेंगे ना तो आपको वाइट कलर का कुछ मटेरियल छूने की तरह हल्का दिखाई देगा ना, बहुत बहुत हल्का, ठीक है। H2SO4 कंज्यूम किया जा रहा है सॉल्यूशन में, तो H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरे प्रोसेस में H2SO4 कंज्यूम हो रहा है ना, बस मेरे क्या H2SO4 आपको दिख रहा है टूट रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फेट आयन चिपक जा रहा है, ये बना दे रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होगा, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अरे पानी तो बन रहा है ना, पानी बन रहा है, तो जब पानी बनेगा तो पानी बनने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, और क्योंकि बैटरी है तो बैटरी हीट भी होगी, पानी इवेपोरेट करेगा, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। हम कई सारी बातें बोल दिए, आप ध्यान सुनिए। पहली बात कि जो लेड सल्फेट है ये वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोड को छेक लेगा। अरे एनोड और कैथोड सब एक ही में सॉल्यूशन है ना, तो एनोड कैथोड सबको छेक लेगा, धीरे 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 क्या होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। बैटरी खत्म हो जाने के बाद अब उसको फिर से दोबारा चार्ज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी जैसे की तरह जैसे थी पहले। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन साथ में डिक्लाइन कर रहा होता है। रीजन क्या होता है कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वाटर के फॉर्मेशन के साथ H2SO4 जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर और प्रोडक्ट बन रहा है। H2SO4 के कंजम्पशन के साथ में क्या होगा, रिएक्शन का जो pH है वो बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का pH बढ़ रहा होगा ना। अरे सॉल्यूशन अगर ज़्यादा एसिडिक है तो pH कम रहेगा, अगर सॉल्यूशन ज़्यादा अल्कलाइन है तो pH बढ़ रहा होगा। इसीलिए आपको समय समय पर बैटरी में क्या डालना होता है, पानी डालना होता है। बस में आ रही है, आपको समय समय पर बैटरी में, एक तो वैसे ही बहुत हल्का आ रहा है ना, आप समझिए बहुत कम है ना, 100% बाई वेट H2SO4 नहीं है, ये एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ना। अरे बैटरी का पानी आपके हाथ पे गिर जाता वो कुछ होगा नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ऐसे मतलब लगेगा हल्का सा। जो देखो जो सॉफ्टी टच होता है ना, सोपी सॉफ्टी टच साबुन की तरह, वो टच जो होता है वो एसिड का नहीं होता है, वो बेस का होता है, ठीक है। आप जब साबुन को टच, आपको पता है साबुन बेस से बनाते हैं, सैबुनिफिकेशन रिएक्शन, तो साबुन को अगर आप टच करके हल्का से करेंगे तो साबुन का जो टच होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टी होता है। सॉफ्टी का सेंस की वो क्या कहते हैं उसको यार, सोपी टच, हाँ भाई सोपी टच बोलते हैं उसको, तो सोपी टच होता है। एसिड का टच नहीं होता है, आप एसिड को टच करेंगे तो टच हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ये आपका जो हाथ है ना स्किन, वो स्किन खराब हो जाएगी आगे की, ठीक है, स्किन छिल जाती है, बात समझ आ रही क्या, स्किन उसको बोलते हैं बर्न हो जाना, स्किन आपकी जल जाती है हल्की सी। तो अगर आप बैटरी के पानी के साथ बहुत देर तक ऐसे करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, स्किन खराब हो जाती है। बैटरी का पानी जो होता है ना, घर में जाना बैटरी के पानी से हाथ याद तेरे अपने रगड़ लेना, उसी में हाथ डाल कर करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना होता है। घर पे ये प्रयोग आप स्वयं ना करें, किसी बड़े बुजुर्ग के जो भी बोलते हैं भाई उसको देख रेख में करें, ठीक है, और ना ही कर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बैटरी का पानी डेंजर होता है यार, तुम समझ ना 38% सॉल्यूशन है वो इट इज़ एसिडिक सॉल्यूशन, बात में आ रही क्या, पी लो मज़ा आ जाएगा, मत पीना कभी ज़िंदगी मत पीना, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इसलिए आप बैटरी में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो आप लिख लीजिए दोनों बातें, ये एक इनसॉल्युबल वाइट कलर का सॉल्ट होता है और विथ टाइम बैटरी में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होता है। देखो पढ़ लो ना, बताओ मत, एसिड का पानी पिला देंगे तुमको।
हो गया जी। बैटरी से डीसी करंट निकलता है, आप जानते हैं ना, बैटरी से डीसी करंट निकलता है और बैटरी इन्वर्टर में लगी होती है। बैटरी के साथ एक मशीन होता है, देखो बैटरिया को इन्वर्टर नहीं बोलता है, और जो मशीन होता है उसको इन्वर्टर बोलते हैं ना, ठीक है। उसमें एक बेसिकली उसमें एक अल्टरनेटर लगा होता है, अल्टरनेटर, और डीसी करंट को कन्वर्ट करता है एसी करंट में, ठीक है। जहाँ पे करंट पैदा होती है ना, आपको पता है वो डायरेक्ट करंट पैदा होती है, ऐसा होता है क्या? बोलो, जहाँ करंट पैदा होती है वो डायरेक्ट पैदा होती है कि अल्टरनेट पैदा होती है? करंट दो प्रकार से पैदा होती है ना, एक कक्षा 10 में आप पैदा किया था और एक कक्षा 12 में पैदा कर रहे हैं आप। कक्षा 10 में आप करंट पैदा किए थे कहाँ से? जनरेटर से। जनरेटर से जो करंट पैदा होती है वो एसी होती है, डीसी होती है? जनरेटर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एसी निकलता है। क्या सबूत है इस बात का कि जनरेटर से पैदा हुई करंट एसी होती है? क्योंकि उसमें लगा वो आर्मेचर घूम रहा होता है, और वो जो आर्मेचर घूम रहा होता है ना, तो एक चक्कर मारने के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है ना। देखिए आप मेरे को समझिए, जब वो एक चक्कर मारता है ना तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तार में वही फ्लो कर रहा होता है, बेसिकली आप उसको घुमा रहे होते हैं ना, घुमा रहे होते हैं, तो घूम रहा होता है, उसमें स्प्लिट रिंग्स लगी होती है, आपको पता है ना, उससे आप एसी करंट निकाल लेते हैं। ये बैटरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आयन चल रहे होते हैं। एक यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल ट्रैवल होता है आयंस का, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलता रहता है, इसीलिए करंट हमेशा कैथोड से एनोड ही जाती रहती है, इसीलिए करंट हमेशा कैथोड से एनोड ही जाती रहती है, और इसीलिए बैटरी से डीसी करंट ही निकलता है। आप जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। आप जब करंट का डायरेक्शन देते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर बैटरी से डीसी करंट निकल रहा है, अगर बैटरी से डीसी करंट निकल रहा है और अल्टरनेटर मतलब जो इन्वर्टर है आपका, वो इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या आप बैटरी को बिना इन्वर्टर के सहायता के डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं? आप अगर बिना इन्वर्टर के बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में एसी करंट है। एसी करंट कभी इधर का चलाएगी इलेक्ट्रॉन को, तो सारे आयन बोलेंगे चिपको चिपको चिपको, और फिर वही करंट इलेक्ट्रॉन को इधर चलाएगी। तो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन करंट को देखा कि ये क्या कर रहे हो, फिर वापस भाग जाएंगे सब, उसको लेगा अच्छा ठीक इधर चिपकना है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, बस में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बैटरी, अब क्या होगा कि आयन बार बार इधर उधर करेंगे, तो आयन मोशन कर रहा है, तो आपकी जो दी गई करंट है वो हीट में कन्वर्ट होगी, है ना। बैटरी में बस में क्या बूमबास्टिक ब्लास्ट हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब इट इज़ नॉट दैट कि ब्लास्ट ही हो जाएगा, लेकिन देयर आर चांसेस कि अगर छोटी सी बैटरी और वो ज़्यादा हीट झेल नहीं पाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी होता है। कई सारी बैटरी ऐसी भी हो रही है। अब तुम देखो बेवकूफ़ी बच्चे क्या करते हैं। अब बच्चों को अगर कक्षा 10 वाले बच्चों को सिर्फ अगर न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा दोगे तो वो दुकान से ड्राई सेल लेकर के आएगा लैग्रांज से, और बोलेगा क्योंकि इसने मेरे टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी दी है, अब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और मैं इसको क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। वो हीट प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसको पता नहीं ना, वो बच्चा कक्षा 12 पास नहीं है, वो बेचारा अज्ञानी बच्चा क्या जाने, ठीक है, कि रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है, उसको रिवर्सिबल का मतलब भी नहीं पता होता ना तमीज से। कक्षा 10 में किसको पता होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का तमीज से? नाम सुने हो तो खाली उसमें बोले यार अच्छा रिवर्सिबल नाम सुन के आदमी हीरो बन रहा होता है, तो वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। और अगर रिएक्शन रिवर्स हो नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, आप करंट तो दे रहे हैं उसमें, आयंस ट्राई करेंगे जाने का लेकिन जा नहीं पाएंगे, तो आपका करंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। बैटरी गर्म होगी, बच्चे को लगा बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि आपको ये लगता है ना, हमको भी ये लगता है, जब चीज़ें गर्म हो जाती है तो लगता है हाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि फ़ोन अगर आपका बार बार आप ऑन करिए ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले दिमाग आता है कि अच्छा बैटरी डेड हो गई है, बैटरी बैठ गई है, ठीक है। और बैटरी को खड़ा करने के लिए उसको धूप में रख देते हैं हम लोग कि बैटरी खड़ी हो जाए, और बैटरी खड़ी हो जाती है बैटरी गर्म हो जाती है ना। तो खैर वो ठीक है, जो आयंस बचे होते हैं बेसिकली, जो आयंस रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए होते हैं, वो आयंस को आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, वो आयंस भी आपको थोड़ी देर के लिए बैटरी चला देते हैं, ऐसा होता है। अब आप धूप में बार बार रख के फ़ोन नहीं चला सकते अपना, एक आध बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए, आप उसको अच्छा आपको पता है ये एक और बात लेड स्टोरेज बैटरी की रिसाइकलिंग भी हो देती ना,
लेड स्टोरेज बैटरी की रिसाइकलिंग भी होती है। रिसाइकलिंग होने का मतलब क्या है कि उसको दोबारा से रीयूज़ किया सकता है। मतलब बैटरी जब खराब हो जाए तुम्हारी, चलते 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 पूरा जिंक खराब हो जाए, बैटरी पुरानी हो जाए, मतलब वो वर्क परफॉर्म ही ना कर पाए, कोई फंक्शन ही ना करे वो, है ना, तो उसका वर्क फंक्शन ही ज़ीरो हो जाए, तो उसके बाद लोग आते हैं बोलते हैं ना इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, ये बैटरी वो बैटरी दे दीजिए। नहीं बोलते क्या लोग, नहीं सुने हो? बैटरी लेने के लिए आते हैं, मोबाइल की बैटरी, क्योंकि वो भी रिचार्जेबल होती है ना। तो सेकेंडरी सेल जो होते हैं ना उनमें मोस्ट कॉमन, पहली बात तो है कि जो ये लेड स्टोरेज है ना ये सबसे ओल्डेस्ट सक्सेसफुली रिसाइकल्ड बैटरी है। मतलब ये सबसे पुरानी ऐसी बैटरी है, मतलब ये नहीं बोल रहे कि पुरानी मेरे घर की बैटरी से पुरानी है, हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पुराना एग्जाम्पल ये ऐसा है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है सक्सेसफुली। दुकान वाले भी होते हैं जो बैटरी खरीद लेते हैं, आपको पता है, कुछ जैसे कि जो लोग बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल शॉप वाले लोग होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो लोग बैटरी खरीद लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा पैसा दे देंगे और आप खुद जाएंगे और वो उस बैटरी को रिसाइकिल करेंगे, खुद से बनाते हैं, बैटरी का पार्ट्स निकाल करके, उनको पता होता है अंदर क्या पड़ना है, वो दुकान से सारी चीज़ें खरीद के लेकर के आते हैं और इसमें सब डाल करके बैटरी तैयार। ऐसा होता है ना, आप किसी दुकान पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ना, किसी पहचान वाले क्या जाएंगे आपको दिख जाएगा, बैटरी प्रॉपर लोग बना करके यूज़ करते हैं या सेल कर देते हैं, ऐसा होता है। आप ये बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप बोर्ड का एग्जाम निकाल लीजिए, बैटरी बनाया जाएगा साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए।